नमस्कार मित्रों। संसद का बजट सत्र चल रहा है, उसका पहला हिस्सा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन खूब चर्चा हुई है, खूब हंगामा हुआ। और जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, उस पर तो काफी हंगामा हुआ ही, चर्चा कम हुई, शोर ज्यादा हुआ। फिर बजट पर थोड़ी सी बातचीत चली और बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में भी चर्चा हुई, राज्यसभा में भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया, राहुल गांधी जी ने जवाब दिया, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दोनों ने कहा कि देश बेच दिया है। राहुल जी ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने देश को बेचा, खासतौर से यूएस ट्रम्प डील को लेकर। और वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो डब्ल्यू पहले ही बेच दिया था देश। तो देश को किसने बेचा है, देश के साथ कौन खड़ा है, देश की सुरक्षा के साथ कौन खड़ा है, देश के आर्थिक मुद्दों पर कौन खड़ा है, ऐसे सारे मुद्दे हैं जो गंभीर भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गंभीर शख्सियत की जरूरत होती है, इसलिए हमने शीतल साहब को याद किया, द हॉट शीतल। हॉट शीतल, शीतल पी सिंह साहब हिंदुस्तान की और दुनिया की राजनीति को गंभीरता से समझते हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को वो बहुत सरलता से समझाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो लुक है ना, जो लुक है वो हॉट शीतल वाला लुक है बस। ये आप एक नया हमारा नामकरण इतनी उम्र में कर रहे हैं, 7वें दशक में जीवन के। धन्यवाद आपको। क्या हो रहा है सर, कौन बेच रहा है देश को? देखिए, हमेशा जो है, जो भी सत्ता में रहता है लोकतंत्रों में, वो देश बेचता है, और विपक्ष देश की जनता को आगाह करता है कि देखो देश बिक रहा है। जब रुपया मनमोहन सिंह के समय गिर रहा था तो मोदी जी बता रहे थे कि रुपया ऐसे ही नहीं गिरता मित्रों, मैं जानता हूं, मैं सरकार में रहा हूं, मैं सरकार में हूं, रुपया ऐसे ही नहीं गिरता। तो मनमोहन सिंह के जमाने में रुपया आजादी के बाद से 60 रुपए तक पहुंचा था, कभी एक आध 62-62 हो जाता था, एक बार 67 होके लौट आया था, लेकिन वही 60-62 था। अब 92 पे है, यानी 11 साल में उतना हो गया जितना मतलब उतने का आधा, जितना 70 साल में हुआ था उसका आधा सिर्फ 11 साल में मोदी जी के जमाने में हो गया। तो अब उस पे बात नहीं है। तो ये हमेशा जो भी विपक्ष रहता है उसके हिसाब से जो सत्ता में है वो देश बेचता है, और जो सत्ता में रहता है वो बताता है कि वही देशभक्त है, जो विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है ये दरअसल देशद्रोही है। हालांकि पहले इतनी आजादी से देशद्रोही विपक्ष को नहीं कहा जाता था। एक बार इंदिरा गांधी ने बहुत पहले 77 में, 75-77 के बीच ये काम किया था, लेकिन वो 19 महीने तक ही चला। ये वाला थोड़ा लंबा कार्यकाल चल रहा है देशद्रोहियों का। 12 साल से देशद्रोही जो हैं, देशद्रोही होते हुए संसद में विपक्ष के रूप में मौजूद हैं, और देश बेचने वाले सत्ता में मौजूद हैं। तो ये आनंद की स्थिति हमारे आपके समक्ष है, और हम लोग इसका आनंद लेने के लिए अभिशप्त हैं। बताएं। नहीं सर, आप जानते हैं, अभी जैसे पहले राहुल जी की बात करते हैं, फिर निर्मला जी की बात करें। राहुल जी ने यूएस ट्रम्प डील, जो हमारे टैरिफ डील है खासतौर से, उसको लेकर बड़ी चर्चा की। और कल का भाषण में उनका सुन रहा था तो पूरा भाषण उसमें फोकस टैरिफ को लेकर ही था कि किस तरह से सरकार ने बेचा है। आप तो बिजनेस को समझते हैं, ये टैरिफ डील में क्या हुआ है और क्या, जो कि सरकार बार बार दावा कर रही है कि कुछ भी नहीं झुके हैं, कोई बात नहीं मानी गई। हालांकि मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते हैं, डील्स में तो 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, आगे या पीछे, वो होता है। तो क्या देश झुक गया जो राहुल जी ने बोला? देखिए, राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब है, वो उनके पक्ष विपक्ष में जाता है। लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते हम आप अगर इस चीज को देखें तो हम एक चीज पाते हैं कि मोदी जी के व्यक्तित्व में जो उनकी महिमा हम लोगों ने मतलब जो गढ़ी गई महिमा उनकी, और जिस तरह से वो पेश हुआ हमारे आपके सामने, उसमें और रियलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है एक्चुअली। अब तो चूंकि बहुत सारे तथ्य सामने आ गए हैं तो उससे ये पता लगता है कि वो अपना महिमा मंडन तो बहुत बेहतर मैनेज कर सकते हैं, इवेंट बहुत मैनेज कर सकते हैं, छवि निर्माण के लिए संस्थाओं का बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं भारत के अंदर, और प्रयास बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन दरअसल उनमें वो न उनके पास वैसी टीम है, और न वो उनका स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं
उनका वो उस तरह से सामना कर सकें जैसा भारत जैसे महादेश के नेता को करना चाहिए। ये जो खालीपन है, ये अब इस देश के सामने ऐसे मौके दे रहा है जिसमें विपक्ष इस तरह के आरोप लगाएगा ही लगाएगा। विपक्ष वैसे भी, ये मौका हो चाहे ना हो, हर दौर का विपक्ष ऐसे आरोप लगाता ही है, जैसे हमने आपसे बात की। लेकिन इस समय वो मौके मिले हैं। ये बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे। राहुल गांधी थोड़ा एग्रेसिवली कह रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए, इसी से उनको अट्रैक्शन मिलता है, उनको मिल रहा है। लेकिन ये बात सीबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक रहे और बीजेपी के बड़े ब्लू आइड बॉय रहे एम नागेश्वर राव अपनी टिप्पणियों में लिख रहे हैं। एस अंकलेसेरिया अय्यर लिख रहे हैं। ऑप इंडिया नाम की राइट विंग मैगजीन के एडिटोरियल में लिखा जा रहा है। आनंद रंगनाथन लिख रहे हैं, जो बीजेपी के राइट विंग के बहुत बड़े मैस्कॉट हैं और अंग्रेजी टीवी चैनलों पर लगातार सरकार की संरक्षा करते हैं। कंवल सिब्बल लिख रहे हैं, जो बहुत इस समय मोदी समर्थक हैं और बीजेपी समर्थक हैं बहुत समय से, लेकिन वो लिख रहे हैं। जीडी बख्शी लिख रहे हैं। तो ये बात अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। और ये किसी भी भारतीय की समझ में आने वाली बात है कि जो हमारे साथ ट्रीटी हुई है वो हमें साफ नजर आती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अमेरिका जिस तरह से व्यवहार कर रहा है या अन्य देशों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, भारत के साथ, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर हमारी तुलना हो तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनसे तुलना के काबिल भी नहीं बच रहे हैं। और हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार वहां का पूरा प्रशासन कर रहा है, जिस भाषा का वो हमारे बारे में इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से वो हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयों की राजाज्ञा निकाल रहा है, ये सब असाधारण हमारे लिए अपमानजनक स्थिति है। और हमने इस पूरे क्रम में जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो उसकी चर्चा हमारा, चूंकि मीडिया अजीब रंग में है इस पूरे दौर में, उसे मीडिया में नहीं कहता, कुछ और कहता हूं, लेकिन उसकी वजह से वो इतनी बड़ी सूचना गायब सी हो गई। जो पुतिन ने कहा है, रूस के साथ जो भारत का रिश्ता रहा है अब तक जी, और जो इस घटना से जिस रिश्ते पे वो पहुंच गया है, वो मुझे लगता है इस पूरी परिघटना का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। पुतिन ने भारतीय राजनेताओं का नाम ही नहीं लिया है। उसने कहा है कि भारत की जनता इसको देखेगी कि रूस और भारत के रिश्तों में ये किस मोड़ पे हम आ पहुंचे, कि अब हम धमकियों से अपने आपसी ये चीजें तय करेंगे। कोई धमकी देगा और भारत का नेतृत्व उसमें सकम कर जाएगा। ये जो फेस लॉस है भारत का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मुझे लगता है हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। बहुत इतना बड़ा, ये चूंकि ये चीज क्रिएट होने में बहुत समय लगा है, एक टाइम टेस्टेड ट्रेंड बनने में। और ये मैं कह रहा हूं, जो राइट विंग के तमाम विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, जीडी बख्शी कह रहे हैं। जीडी बख्शी को तो आप देशद्रोही नहीं कह सकते ना, कि कह सकते, या कोई कह सकता है क्या? तो इस तरह के तमाम लोग जो इन चीजों को जान रहे हैं वो कह रहे हैं। और इसी समय चूंकि नरवणे साहब की पुस्तक के भी वो अंश चर्चा में है, ये सही है कि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा, उसको जो भी कहें, एक ऐसा संगठन है जिसकी सामर्थ्य असाधारण है। उसकी सामर्थ्य का आकलन ही करना मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं रिकॉर्ड पे है ही नहीं, अदृश्य है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है और बहुत प्रभावशाली है। और उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और सत्ता में 12 साल रहने के दौरान वो और बीजेपी और सब कुछ मिलके बहुत शक्ति में, उन्होंने बहुत शक्तियां अर्जित कर ली हैं। इंस्टीट्यूशंस उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक बिछे हुए हैं। जिन चीजों में उनको जरूरत होती है तुरंत स्टे मिल जाते हैं, या फैसले बदल जाते हैं, या जज बदल जाते हैं, या जजों के ट्रांसफर हो जाते हैं। इतनी अनुकूल परिस्थिति जुडिशरी की सरकारों के प्रति इसके पहले इतिहास में कभी नहीं रही। और इतना बेजा इस्तेमाल एजेंसीज का सरकार के हित में दूसरों के खिलाफ भी कभी नहीं रहा। तो ये सारी चीजें एक पक्षीय एक तरफ है, इसके बावजूद चीजें इतनी बिगड़ रही हैं कि अब बहुत सारे लोग इस चीज को कहने लगे हैं जो कहने से पहले हिचकते थे। सर, आप
आपका रिश्ता एक तरह से रूस से भी रहा है, आपका आना जाना भी रहता है, आप जी संबंधों को समझते हैं। रूस और भारत के रिश्ते तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे राजनयिक रिश्ते माने जाते हैं, मजबूत दोस्त के तौर पे। जी। भारत ने कहा कि भाई रूस का जो तेल है वो हम लेंगे कि नहीं लेंगे, अभी भारत ने तो स्पष्ट नहीं किया। ट्रम्प साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस पर चर्चा की गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट होगा, उस पर हम काम करेंगे। और रूस के साथ रिश्तों में हमारी कोई फर्क नहीं आया है। और बताया गया, मुझे नहीं पता, आपको जानकारी होगी कि पुतिन साहब ने कहा है कि इससे कोई हमारे रिश्तों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मायने क्या है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबा 50-60 साल भारत और रूस के एक मजबूत रिश्ते रहे हैं। और ये भी तो हो सकता है कि हम तेल ना खरीदें, कुछ जहाज खरीदने लग जाएं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमारी है ही। धन्यवाद। देखिए, ये इतना सरल नहीं है और तथ्य इससे एकदम विपरीत है। जी हमारी जो इन्वेंट्री है हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनियों की, मार्च के बाद हमारा रूस से कोई ऑर्डर नहीं है। हमारा उत्तरोत्तर रिलायंस ने बयान देकर भी और एक्चुअली भी रूस के सारे इंपोर्ट को खत्म कर दिया है और वो ऑलरेडी वेनेजुएला पहुंच चुका है। वेनेजुएला से उसकी मार्च से जो सप्लाईज हैं वेनेजुएला से आने वाली है। हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें लगभग सभी ने अपनी नई इन्वेंट्री में रूस को विड्रॉ करके दूसरी जगह इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि मार्च के बाद उनको कच्चा तेल कहां से मिलेगा। ये जहाज को आने में 50, 55, 60 दिन लगते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला से तो और ज्यादा लगता है, रूस से थोड़ा कम लगता है। भाड़े में भी फर्क है, 3 गुना भाड़े का भी डिस्टेंस। फर्क भाड़े का भी फर्क है। काफी बड़ा फर्क है भाड़े का, तो 700 मिलियन के आसपास एक जहाज का लगता है इसमें, और 1200 मिलियन के आसपास, 12 मिलियन के आसपास लगता है उधर से आने पर, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से आने पर। तो 5 मिलियन के आसपास का वो सब फर्क है, काफी फर्क है। मतलब पर बैरल हमें $17-18 का की चपत लगने वाली है, अगर सब चीजें उसी रेट पे रहती हैं जैसी आज बाजार में है तब। लेकिन हमारे टीवी चैनलों में और खासकर हिंदी वगैरह में मुझे कहना पड़ता है कि ऐसा पारावार है जो तथ्यों पे ध्यान ही नहीं देता। सरकार के प्रचार में इन सब चीजों को हमेशा, जब हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा था तो देश के सबसे बड़े चैनल की, मेरा ख्याल है सबसे महंगी एंकर होंगी, वो देश को समझा रही थी हिंदी में कि इससे अमेरिका में इतनी महंगाई आ जाएगी कि अमेरिकन खुद ही चीख पड़ेंगे। अब उनको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि अमेरिका 4100 बिलियन का इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत का हिस्सा कुल 80 बिलियन का है। 4100 में 80 बिलियन के मामले में 25% टैरिफ लगने से हाहाकार अमेरिका में मचा रही थी वो। तो अब और फिर उसके बाद जब ये हो गया कि साहब वो 25% और टैरिफ लगेगा, तब फिर उसके भी तर्क थे, फिर वो 18% हो गया। तो अब उसको उन्होंने लाभ पे पूरा एक लेक्चर दिया और लोगों ने उन दोनों भाषणों को क्लिप करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, आपने देखा होगा। तो हमारे समाज में इस तरह के झूठ प्रसार करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे मीडियम की है। तो उसी में से एक ये है कि हम रूस से, इसके पहले वो भूल गए कि यही सरकार है, यही भारत है, वो ईरान से कब का अमेरिकी धमकी में तेल खरीदना बंद कर चुका है। वो भी कंसेशनल तेल था। बात सिर्फ तेल की नहीं है, रूस से हम जब तेल खरीदते हैं तो रुपए में खरीदते हैं, ईरान से जब हम तेल खरीदते थे तो रुपए में खरीदते थे। अब डॉलर। मतलब मैं क्या बताऊं इनके रिपरकशंस क्या है। लेकिन अब ठीक है, हर चीज, एंकर के पास स्क्रीन है, माइक है, न्यूज रूम है, के हिसाब से जो मन में। सरकार ने कहा कि भाई हम जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो करेंगे, किसी के दबाव में नहीं कर रहे। रूस से खरीदना है, ये नेशनल इंटरेस्ट कहां है कि $18 पर बैरल हम ज्यादा दे के तेल खरीद रहे हैं और $18 पर बैरल आज के रेट में जहां हमें लाभ था वो हम नहीं खरीद रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट है ये। किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट है जरा मुझे बताइए कि 70 दिन में आपका तेल आएगा और 55 दिन में आएगा, तो आप 55 वाला लेंगे कि 70 दिन वाला लेंगे? नेशनल इंटरेस्ट है। कीमत भी फर्क पड़ेगी। कीमत $17-18 पर बैरल का फर्क पड़ रहा है। ये तो ब्रांड सब, मतलब जितने ऑयल के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं सब पे है ये चीजें, हमारी जो इकोनॉमिक साइट्स हैं सब पे है। सरकारी बयान की बात नहीं है, आप उसको देखेंगे तो सरकारी बयान तो सरकार तो जो ईरान से छोड़ दिया तो उसका भी तर्क था
चाबहार में $120 मिलियन दे दिया तो उसका भी तर्क था। फिर हम छोड़ के भाग आए, अब की बजट में चाबहार का नाम ही नहीं लिया, उसका भी तर्क है। सरकार के तो हमेशा ही तर्क रहेंगे, सरकार का काम है अपने बारे में तर्क देना। देश की बात सवाल है कि आप आंख खोल के देखेंगे या आंख बंद करके मिर्च डाल के देखेंगे। एक चीज और समझाइए कि कोई भारत रूस के रिश्तों पे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है इस सबसे? पड़ गया आप भाई, पुतिन अपने बयान में राजनेताओं का नाम नहीं ले रहा है, भारत की जनता को संबोधित कर रहा है कि भारत की जनता को जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, इस दबाव को। वो नेता को नहीं कह रहा है, वो जान रहा है कि नेता तो दब गया है, कह रहा भारत की जनता इस अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगी। ये कहा है पुतिन ने। ये भाषा मतलब हमारे संबंधों में कहां पहुंच गई है कि वो जनता को संबोधित कर रहा है हमारी, और याद दिला रहा है कि हम लोग गाढ़े के दोस्त थे, कठिनाइयों के दोस्त थे। एक चीज और जिस पर चर्चा चल रही है टैरिफ को लेकर, एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कोई एग्रो प्रोडक्ट्स में सरकार नहीं झुकी है, बल्कि एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो ट्रम्प साहब दबाव बना रहे थे उस पर सरकार खड़ी रही और कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सरकार उतना नहीं झुकी है जितना ट्रम्प साहब चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं झुकी है ये कहना तो बिल्कुल गलत है। इस डील के ज्वाइंट कम्युनिक होने के तय होने से पहले ही सरकार ने कपास पर से 11 या 12% हमारा जो निर्यात शुल्क था, आयात शुल्क था, वो हमने हटा लिया था। कपास में हमने पहले उनको एंट्री दी, उसके बाद हमने अभी जो उनसे डील की है उसमें 3-4 आइटम जोड़े हुए हैं। एक जो वो उनके जो सोयाबीन और मक्का के जो कारखाने होते हैं जो एथेनॉल बनाते हैं, उसमें वो DDIJ या DDHJ क्या है वो बनाते हैं, जो पशुओं का चारा है, वो उनका वो तो GM यूज करते हैं ना, उनका तो पूरी फसलें सब GM ऑपरेटेड है, तो वो उससे ही निकले हुए अन्न से वो चारा बन रहा है। और वो चारा चूंकि उनके कारखाने बहुत बड़े साइज के होते हैं, उनके किसान भी बहुत बड़े साइज के होते हैं, और फार्मिंग मैकेनाइज्ड है, सारा मशीनें करती हैं, तो वो उनके लिए बहुत सारी लागत बहुत तरह की कम है। दूसरे वो बहुत भारी सब्सिडी अपने किसानों को देते हैं, तो किसान के जितने भी लॉसेस हैं वो कवर करते हैं। तो वहां से वो हमारे बाजार में अब सस्ता चारा, इस चीज को हम भी बनाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी भारत इसमें आत्मनिर्भर था, लेकिन हमने इसमें एंट्री दी ना। हमने सोयाबीन तेल में एंट्री दी, जो हमारा सबसे तेल का हमारा इंपोर्ट सबसे बड़ा है, सबसे इस एरिया में सोयाबीन के ऑयल को हमने दी परमिशन उनको। दूसरे हमने जो उसमें दूसरी बात कही है कि हम 6 महीने के भीतर भारतीय जो प्रशासनिक ढांचे में जो अमेरिकन इंपोर्ट के लिए ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको सुविधाजनक बनाने का काम करेंगे। ये भाषा सबसे उसमें खतरनाक एरिया है। यानी हम उनके लिए रास्ता बनाने का कि उनकी कंपनियां आसानी से आए, आसानी से माल हमारे यहां उतार सकें और बेच सकें, इसके लिए हम फील्ड तैयार करेंगे, ये हमने कंसीड किया है। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने क्या क्या अभी उनसे लेना, हम डेयरी बचा ले गए और हम वो बचा ले गए, ये बात नहीं है। हम उनको एक बार में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम उनको फुटहोल्ड दे रहे हैं, और इसीलिए उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है महिला, वो अपने किसानों को, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, एग्रीड, तो वो अपने किसानों को बता रहे हैं कि साहब हमने आपके लिए दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार के एग्रीकल्चरल मार्केट में इस डील से आपके लिए रास्ता खोल दिया। तो एक बार में हम उतना कहां से ले ही कहां पाएंगे, और वो सब तो है ही है, लेकिन हम एक वे आउट दे रहे हैं उनको। इसका क्या उत्तर है उनके पास? ये सरकार ने आज तक नहीं बताया कि उन्होंने अमेरिका की मांग पे कपास पे 12% की ड्यूटी क्यों घटा ली। कोई इसका स्पष्टीकरण कभी आया? ऐसी कौन सी भू राजनीतिक परिस्थिति बदल गई कि हमारे किसानों में क्या ऐसा हो गया, हमारे प्रोडक्शन में क्या ऐसा हो गया, और नतीजा हमने बगल में देख लिया। उसी कपास पर बांग्लादेश के साथ जिसपे 19% टैरिफ है, अमेरिका ने एक नया समझौता कर लिया, जिसमें यह है कि अगर वो अमेरिकी कपास खरीदेगा बांग्लादेश, तो उसको निर्यात में 0% टैरिफ लगेगा। तो हमारा जो क्या नाम है, तमिलनाडु में जो हमारा वो है, और जो सूरत में कपड़ा उद्योग है,
सिले हुए कपड़े और कपास से होने वाला उत्पादन है, इसका जो एक्सपोर्ट अमेरिका में था, जो अच्छी खासी हैसियत में था, उसको डेड कर दिया उन्होंने। तो कोई मुकाबले में हम नहीं रह जाएंगे। एक आदमी को 0 टैरिफ, एक आदमी को 18% टैरिफ, लेकिन लोगों ने और बराबर के वो तो जी। यहाँ बांग्लादेश में यदि उनका कॉटन जाएगा, यदि हमें दे देते तो आप कहते कि हमारे किसानों को आपने बड़ा नुकसान कर दिया जो कॉटन उगा रहे हैं, कॉटन ग्रोअर्स। हमने तो दे दिया, हमने तो ड्यूटी पहले ही हटा ली। हमने तो मना थोड़ी किया, उनका कपास आने से हमने कहा मना किया है? हमने तो ड्यूटी हटा रखी है, 0 की हुई है, इससे पहले की हुई है। हमने तो दिया था, लेकिन उसने हमको वो बेनिफिट नहीं दिया। बांग्लादेश को तो उसने ऑफर दिया है, ऑफ कर दिया उसको जी। एक चीज और जो निर्मला जी ने कहा, उस पर भी कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने तो देश को पहले ही बेच दिया था WTO को, इसका क्या मायने? मैंने जैसे कहा कि कभी कभी हमारी एक और चीज हो जाती है जो मैं कहना भूल गया था, अब कह दूं। इस बार से सदन में ऐसा लग रहा है, और हमारी मीडिया रिपोर्टिंग से भी ऐसा लग रहा है, कि एक्चुअली मोदी जी और बीजेपी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में है। जितना हमला राहुल गांधी पे हो रहा है, जितनी धमकी और वो केस कर देंगे और FIR हो गई और ये सदस्यता चली जाएगी और प्रिविलेज लाएंगे, और ऐसा लगता ही, कई बार ऐसा लगता है देखते हुए कि विपक्ष तो उल्टा है मामला, राहुल गांधी सत्ता में है और विपक्ष जो है बीजेपी है, जो उनसे लड़ रही है। जवाब देने की जगह ये नहीं बोल सकते, वो नहीं कर सकते, ये गलत, तो ये बेच दिया आपने, सत्ता में आप है, बेच वो रहे। तो ये सब जो कमाल है हमारे दौर का। और मैं वही कहता हूं कि इस समय कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज, कुछ राज्यों में जहां उसकी सत्ता वत्ता है या थोड़ी बहुत पार्टी अपने आप पुरानी पड़ी हुई है, उसको छोड़ दे, तो कांग्रेस आज के युग के लिहाज से बिल्कुल तैयार नहीं है जिस ताकत से बीजेपी सामने है। बीजेपी के पास 8-9 हजार करोड़ रुपए उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, कांग्रेस के पास 200-300 करोड़ है और उसके 3 अकाउंट ऑलरेडी इनकम टैक्स ने अभी तक दाबे हुए हैं और कोर्ट से छुड़ा नहीं पाई है। कांग्रेस के पास जाहिर है इस समय सरकार नहीं है, तो जो उस तरह से पैसा उद्योगपति वगैरह देते हैं उसमें भी सूखा ही पड़ गया होगा, ये समझ में भी आता है। चुनाव वगैरह में जब इनके दफ्तर वगैरह में उस तरह का जोश नहीं दिखता तो उससे भी समझ में आता है, कैंपेन्स वगैरह न ले पाने में भी समझ में आता है, सीधी सी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो पार्टी जिसके पास संसाधनों की भरमार है, जिसके पास एक जन समर्थन की भी भरमार है, उसके पास सारे CSDS वगैरह के आंकड़े बताते हैं कि सवर्ण जातियों का तो 80 से 90% के बीच, और पिछड़ी जातियों में भी दूसरों से ज्यादा समर्थन उसके पक्ष में है, और इवन दलितों में भी उसका हिस्सा अच्छा खासा है। तो उसके पास हिंदू समाज के प्रचंड बहुमत का समर्थन, जिसकी लीडरशिप सवर्णों के हाथ में है, उसके हाथ में है, वो इतनी सुरक्षित स्थिति में है। प्लस इसको मेंटेन रखने के लिए जो ऑयल और ग्रीस चाहिए, जो मैंने कहा संसाधन चाहिए, वो उसके पास है। तीसरे, वो इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज करने में सफल है, जांच एजेंसियों को, मीडिया को, जुडिशरी तक को वो इस्तेमाल करने में उसकी सफलताएं हमारे आपके सामने है। इसके बाद अगर सत्ता पक्ष राहुल गांधी से इतना आक्रांत दिखाई दे कि उनकी जबान को मतलब चाहता है कि वो चुप रहे या तो, और या वो ना आए या वो घर में बैठ जाए, कुछ इस तरह की अगर कल्पनाएं करता है या इस तरह के प्रेशर करता हुआ नजर आता है, तो ये हास्यास्पद है। एक राहुल जी से जुड़ा और सवाल कर देते हैं, फिर एक और सवाल करेंगे कि नरवणे साहब का जहां आपने शुरू में जिक्र किया था, अब तो नरवणे साहब ने, पेंगुइन ने, सबने लिख दिया कि किताब नहीं छपी। तो आप ये मुझे बताइए, ये छपती नहीं है किताब तो आती कहां पर से? भाई आप शायद खाली कवर दिखा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे उम्मीद है कि आप ये यकीन तो नहीं करेंगे, और शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और शायद आपके दर्शक भी, चाहे वो भले ही राइट विंग समर्थक हो, मोदी जी समर्थक हो, कि राहुल गांधी ने एक किताब फर्जी लिखवाई अपनी टीम से, और उसको किसी छापे खाने में छाप के नरवणे साहब का वो फोटो जो 2023 में उनके ट्वीट पे था, और किताब का वो शीर्षक रख के वो सदन में आए। क्या ऐसा हुआ होगा? अगर आप इस पे यकीन करते हैं तो मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन शब्द का काम मत इस्तेमाल मत किया कीजिए। नहीं, अगर भाई लोग इस लेवल पे यकीन कर लेते हैं
शब्द जो है ना बहुत मैं खतरनाक शब्द। दूसरी बात पे यकीन किया जा सकता है कि सरकार के दबाव में प्रकाशक को यहां व्यापार करना है, वो कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है, और ऐसे दौर में जब जजेस में हिम्मत नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर्स में हिम्मत नहीं है, रिटायर्ड जनरल में सेनाध्यक्षों में हिम्मत नहीं है, इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा में हिम्मत नहीं है, और हिम्मत तोड़ने के सारे प्रतीक हमारे सामने हैं। एक आईपीएस ऑफिसर, मेरा ख्याल है 8वां या 9वां साल है वहां जेल में है, क्या नाम, गुजरात में। एक 28 साल पुराने मामले में देश के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण विद को हम पिछले उसको भी 7-8 महीने हो गए, शायद कितने दिन हो गए, वांगचुक को भी हम जेल में पा रहे हैं। एक पूरी टीम थी जिसे अर्बन नक्सल वगैरह कहा गया, जिसमें बड़े बड़े वकील थे, बड़े प्रकाशक थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, अंबेडकर साहब के नाती थे, और तमाम अन्य लोग थे, और पादरी वगैरह थे। उन सबको हमने लंबे समय से जेलों में देखा। जेएनयू का एक लड़का 5.5 साल से जेल में है ही है, पीएचडी स्कॉलर। अन्य बहुत सारे हैं। मुसलमानों की मैं अब बात ही नहीं करना, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो संख्या और उनके खिलाफ होने वाली चीजों की अब इतनी तादाद हो गई है कि वो शर्मनाक स्तर पर है। उसको दुनिया अपने आप आंक रही है, और हर रिपोर्ट में हमारा उसके लिए उल्लेखनीय जिक्र है, दुर्भाग्य से। तो ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि पेंगुइन प्रकाशन खंडन नहीं करेगा या कुछ और करेगा, तो टेक्निकल खंडन वो करेगा ही करेगा। लेकिन जब जांच कंप्लीट होगी तो साबित हो जाएगा कि जैसा ऐसे मामलों में होता है कि जब आप प्री बुकिंग के ऑर्डर देते हैं तो आपकी बहुत सारी पुस्तकें आपके बहुत सारे डीलरों वगैरह के यहाँ उस समय तक पहुंच चुकी होती हैं, क्योंकि आप उसके बाद अब प्री बुकिंग होने के बाद ऐसा थोड़ी कि 7 साल बाद सप्लाई करेंगे, आप प्री बुकिंग आज लेंगे तो अब पुस्तकों की प्री बुकिंग होने के बाद 15 दिन, महीने, 20 दिन के बाद लोगों के यहाँ पहुंचने लगती हैं। प्री बुकिंग का मतलब यही है। ऐसा थोड़ी होता है कि उसके बाद मुकदमा चलेगा, फिर वहां पार्लियामेंट में बहस होगी, फिर विपक्ष पक्ष सामने आएगा, फिर प्रकाशक कहेगा कि नहीं नहीं अभी मैंने छापी नहीं है, मैंने तो पांडुलिपि देखी थी और वो एग्रीमेंट किया था, उसके बाद मैं सो गया था, सिर्फ प्री बुकिंग निकाल दी थी मैंने। तो ये सब मतलब उनकी मजबूरन सफाई है। और नरवणे साहब भी भाई नौकरी की है। आज कल किसी चीज की एक जांच खुल जाए और उसके बाद नरवणे साहब का कोर्ट मार्शल शुरू हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, तो क्या कर लेंगे नरवणे साहब? भले जनरल रहे हो, उनका भट्ट बन सकता है। और मतलब अगर सरकार वेंडिक्टिव हो तो बहुत चीजें हैं। तो नरवणे साहब ने भी सावधानी से कहा है, नहीं एक ने भी ये बात नहीं कही है कि जो फैक्ट्स इस उद्घाटन के बाद कैरवा में छपे या उनके सोशल मीडिया पे प्रचलित हुए पुस्तक के अंश के रूप में, क्या वो गलत है? किसी ने नहीं कहा। जिस पे बात होनी चाहिए वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये चल रहा है। किताब छपी कि नहीं छपी, प्रकाशक ने किया कि नहीं कहा, तब ये बयान दिया था, उसमें ये कॉमा लगाया था, और वहां गई होगी, वहां तक नहीं गई होगी, राहुल गांधी के हाथ में कहां से आ गई, ये अपराध है, इन पे बात हो रही है। अरे भाई ये बताओ, क्या उस रात जो वो अंश छपे हैं वैसा ही हुआ था? अगर वो ऐसा ही हुआ था तो इस सरकार को 1 मिनट सत्ता में रहने का हक नहीं है। तब एक नागरिक के तौर पर मैं कह रहा हूं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि देश के विरुद्ध देश का सबसे बड़ा खतरा टैंक लेके चढ़ रहा हो और हमारी पूरी सरकार भाग रही हो जवाब देने से। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं, ये तो जब आप भी उस पर नाराज हो रहे हैं जो छपा ही नहीं है। मेरा कहना है न छपा हो, क्या ये हुआ ही नहीं है? अगर ये हुआ है, अगर लगा है, अगर ये हुआ है तो आप अपने खुद आईने में अपने आप को देख लीजिए। ठीक। तो आज जो है बांग्लादेश के चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश से एक भारत का एक और पड़ोसी देश, मतलब अभी तो हमारे सारे पड़ोसी देशों पर अलग अलग से भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन आज बांग्लादेश के चुनाव हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है भारत बांग्लादेश के रिश्तों में क्या कुछ बदलाव आ सकता है? बांग्लादेश में जो होगा, घुसपैठियों के मुद्दे पर जो हो रहा है, शेख हसीना जी को हमने यहाँ पर जो जगह दे रखी है, उन सब का कोई मायने है क्या?
आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि मायने है, बहुत खराब हुई मायने है। है। हमने इस पूरे इस खित्ते को खो दिया है बहुत बुरी तरह से। वहां जो भी आ रहे हैं, जमात इस्लामी आए या बीएनपी आए, दोनों ही, चूंकि अवामी लीग को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया है, तो ये दोनों ही भारत विरोधी हैं प्रचंड। अब उसमें यह है कि अगर जमात इस्लामी आ जाती है तो हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान वहां फिर से वापस आ गया। अवामी लीग आती है तो थोड़ा सा चांस है कि नॉर्मलसी होगी। लेकिन जो ट्रंप प्रशासन का रवैया है, चूंकि इस समय वहां जो भी सरकार होगी वो ट्रंप प्रशासन की सरकार है, इसको यूं मानना चाहिए। पाकिस्तान में भी ट्रंप प्रशासन की सरकार है और बांग्लादेश में भी ट्रंप प्रशासन की ही सरकार आ रही है, जो भी आ रही है। जो भारत के हित की सरकार थी वो तो भारत में वापस आके उनकी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सुरक्षित है, सरकार के रूप में एक व्यक्ति हमारे पास है, बस। वहां बाकायदा हम उस स्थिति को हार चुके हैं। ये हमारे लिए तो ये भी बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति है। पूरे पड़ोस में हमारे साथ इस समय पिछले 11-12 सालों में हमारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध ही होती चली गई हैं। और इससे बुरी स्थिति तो क्या हो सकती है कि अगर एक कंबाइंड रूस और चीन जो है वो भी हम उसको भी खोने के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं। और अमेरिका से दोस्ती हम कर रहे हैं, ऐसी दोस्ती जिसमें अमेरिका रोज हमारे खिलाफ बयान देता है या आदेश निकालता है, और हमारी अवमानना करने जैसी उसने राजाज्ञा निकाल रखी है कि हम मॉनिटर करेंगे। ये राजाज्ञा है, उनके फेडरल रजिस्टर पर 6 तारीख के नोट को 11 तारीख को अपलोड किया गया है, उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। राजाज्ञा में कहा गया है कि हम भारत को मॉनिटर करेंगे कि वो किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी तेल खरीद रहा है कि नहीं, और अगर खरीद रहा हमारी एजेंसियों को पता लगा तो राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करेंगे कि फिर से उस पर 25% या उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाया जाए कि नहीं। एक आखिरी सवाल सर, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ ही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं देश के, उनको हिंदुस्तान के घुसपैठियों की तो चिंता होती है, बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर जो हिंसा हुई है उसकी बात पर कुछ नहीं बोलते या चिंता नहीं करते, तो ये ठीक है? नहीं, उसमें मुझे कोई नाम बताइए कि फला सेक्युलर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कभी कोई निंदा नहीं की, तो मैं बताना, क्योंकि अब सेक्युलर टर्म कह देने के बाद किसी का नाम न लेने पे पता नहीं चलेगा किसको आप कह रहे हैं। इन जनरल तो भाई किसी को भी आप कह दें कि ये नहीं किया, नाम आपने लिया नहीं, अब नाम लें तो जैसे राहुल गांधी कहें, अखिलेश कहें, गजा की चिंता करते हैं, घुसपैठियों भाई प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इस पर बयान दिए हैं। बहुत सारे भारतीय इंटेलेक्चुअल्स जिनको लोग सेक्युलर लिबरल कहते हैं, सब इस पर कहते, सुनते, लिखते, बोलते रहे हैं। अब कोई ऐसा हो जिसने न किया हो या इसका पक्ष लिया हो तो जरूरत है या उनकी, आपको लगता है ज्यादा चिंता की जरूरत है या साथ खड़े होने की जरूरत है? जितना हंगामा हम गजा पर करते हैं उतना ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर करें? नहीं, उसको देखना होता है। गजा में करीब 76,000 लोग मारे गए, गजा में ऊपर से बम गिराए जा रहे हैं, और बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो उस तरह की ही घटनाएं हैं जैसे हमारे यहाँ भी मुसलमानों के विरुद्ध हो रहा है, पीट पीट के हम मार देते हैं। तो ये हमारे खित्ते की ये दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग है। एक और जेनोसाइड हो रहा है, एक और जो है सांप्रदायिक आधार पर हिंसा हो रही है, दो अलग चीजें हैं। तो दोनों को अलग तरह से कहा जाएगा, अलग तरह से कहा जाता है। जिसमें जो तासीर होती है, आप जो कह रहे हैं उस पर तो और लोग नाराज हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, यदि तो दोनों को आप एक तरीके से देखते हैं क्या? दोनों को हमें अलग कैसे देख सकते हैं अगर हम मनुष्य हैं तो? क्या आपको हमारे देश के अपने नागरिकों के मुसलमान होने के नाते मारे जाने पर खुशी होती है क्या? यदि हमें बांग्लादेश में हमारे मतलब हमें हुई है, वायलेंस हुई है, बांग्लादेश में हिंदुओं को छोड़कर जाना पड़ा है, मारे गए हैं जी, और कितना मुश्किल हो गया है, क्या ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में है मुसलमानों की? कई जगह ऐसी स्थिति है और कई जगह नहीं है। कई जगह हमने उनसे, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री उस तरह का वहां किसी राजनेता ने अभी तक नहीं किया है जैसा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने। अभी एक उनका आया है पोस्टर और उसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी के हैंडल से बाहर दिया गया। इस तरह की स्थिति तो मेरा ख्याल है कोई अच्छी तो नहीं है।
और वहां भी कोई करता है तो उसका कोई समर्थन कैसे कर सकता है? हमारे पूरे, हम लोग तो 47 से पहले एक ही देश थे ना। ये बात हमारी 70-80 साल पुरानी है कि हम एक ही देश थे। वो देश अभी 71 में फिर से नया बना है। हमारे यहाँ मिलजुमला आबादी है। बहुत समय तक बहुत सारी चीजें इधर से उधर घटी हैं, उनके बीज मौजूद हैं। दोनों जगह धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले धर्म के आधार पर परसिक्यूशन भी कर रहे हैं। ये कुछ समस्याएं एक दूसरे से मिलती जुलती है ही है, तो इनको एक दूसरे के साथ नत्थी करके बात करने में यही तो मानवीयता है, यही तो मानवीय धर्म है कि आप जो जैसे है उसको उसके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। गजा की घटनाएं और ये घटनाएं अलग हैं भाई। वहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के मदद से एक लोकल सरकार, जिसको यूनाइटेड नेशन लगभग हर साल प्रचंड बहुमत से उसके काम को, उसके सब चीजों को खारिज करता रहा है, जिसमें हम भी शामिल रहे हैं, और उसके द्वारा किए गए एक नागरिक आबादी पे बमबारी को, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, औरतें मारे गए हैं, उनको दो अलग अलग घटनाएं हैं भाई। और कोई ऐसा नहीं कि जिसने गजा में घटनाओं का विरोध किया है वो बांग्लादेश की घटनाओं का समर्थन कर रहा है, ऐसा नहीं है। भारत में तो दुर्भाग्य है कि किसी मुसलमान के मारे जाने का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, इन चीजों को सही ठहराने वाले पॉलिटिशियन मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के पद पे लोग मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये हम करेंगे। आप सोचिए, तो बहुत ही शर्मनाक है। वहां का भी कोई राजनेता या प्रधानमंत्री या वो जो यूनुस साहब को मिला हुआ है, यूनुस साहब एक पोस्टर निकालें कि हिंदू को एक सामने दिखाएं तिलक विलक लगाए हुए और बंदूक लेके मारता हुआ पोस्टर निकाले, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? या दुनिया के मनुष्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी? आदमी तो भौचक रह जाएगा कि हो क्या रहा है। आप सोचिए कि हम लोग मतलब धार्मिक आधार पर एक वो सोच रहे हैं, लेकिन एक मानवीय आधार पर सोचिए कि हम कहां पहुंच रहे हैं। और हमें ये तुलना भी करनी पड़ी है, तो भारत के लिए तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश अब तक रहा है, इसकी एक साख है, इसमें कानून व्यवस्था है, इसमें एक संविधान है और इसमें मानवीयता है, और हम इसकी अपेक्षा रखते हैं कि हमें मानवीय समझा जाए। अगर हमें इसकी जगह कुछ और समझा जाने लगे, या हमारी तुलना बांग्लादेश से होना, मुझे तो इस पे शर्म आती है एक्चुअली, कि हमारी तुलना पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हो किसी भी सूचकांक पर, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो भारत हमारे सामने हम लोगों को दिया था, जिसे हम नहीं संभाल पाए, हमने बर्बाद कर लिया और इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारी तुलना इनके साथ हो रही है। वो तो असफल देश है, पाकिस्तान एक असफल प्रयोग है। कोई भी इंटेलेक्चुअल इसको कहता यही है। हमारा उसकी असफलता से मुकाबला होना हमारे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा, क्या अच्छे से चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, लोगों को भी कुछ समझ आता होगा। धन्यवाद। मैं चर्चा इसलिए नहीं करता कि सबकी अपनी मर्जी है, जो जो बोलना चाहता है वो बोल रहे हैं, आपने बोला वो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम तो, मेरे को लगता है इश्यूज पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं, इसलिए मैं उसमें करता हूँ। मीडिया में तो सब हमारे मित्र हैं और आपके ज्यादा क्लोज मित्र हैं, तो इसलिए मित्रों को खुश रहने दीजिए जैसे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।